नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? आप सब खुश हैं, अच्छे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार ऐसे ही पढ़ते रहिए। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण हम अपने विद्यालय से नहीं जुड़ सकते। सरकार के जब तक आदेश नहीं आते तब तक हम अपने विद्यालय नहीं खोल सकते हैं, विद्यालय में नहीं पढ़ सकते। तब तक के लिए विद्यालय आपके लिए ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से आपको पढ़ा रहा है। आप घर पे रहिए और निरंतर पढ़ते रहिए। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 विषय हिंदी, जिसमें हमने पहले ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से 5 पाठ पढ़े अब तक, और आगामी जो पाठ नंबर 6 है, कवि हैं जयशंकर प्रसाद। इससे पहले हमने पाठ संख्या 5 पढ़ा कृपाराम खेड़िया का, और 5 पाठ में आपकी जो समस्याएं थी उनके बारे में भी हमारे अंतिम वीडियो में चर्चा हुई। उससे आगे आज हम बढ़ते हैं। अगर आपने अब तक अपनी बुक नहीं खरीदी है, अपनी किताब आपने नहीं खरीदी है, तो तुरंत अपनी किताब खरीदें, क्योंकि कोरोना एक वैश्विक महामारी है जिसका अंत हमें अभी तक पता नहीं है कब है। तब तक के लिए हम ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ संख्या 6 जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि थे। मैंने आपको बताया था कि आधुनिक हिंदी जो साहित्य है, ठीक है, आप भारतेंदु युग से लें, भारतेंदु युग के बाद में जो समय रहा, सरस्वती पत्रिका का समय, छायावादी समय, आज हम पढ़ रहे हैं जयशंकर प्रसाद को। जयशंकर प्रसाद कवि हैं, और पाठ संख्या 6 में हम इनको पढ़ेंगे। इनका जन्म हुआ, जन्म इनका माना जाता है 1889 को, और मृत्यु इनकी हुई है 1937 में, ठीक है। अपनी किताब में देखेंगे, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगरी में सन 1889 में हुआ, काशी में। इनके पिता बाबू देवी सहाय शिक्षा प्रेमी थे। इनके पिता का नाम क्या था? देवी सहाय, जिन्हें लोग सुंगनी साहू कहकर बुलाते थे। ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि जयशंकर प्रसाद के पिता को क्या कहकर बुलाया जाता था? सुंगनी साहू। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध पहले ही घर पर हुआ, बाद में इन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेजा गया। अल्प आयु में ही, अल्प आयु यानी छोटी उम्र में ही, अल्प आयु में अपनी मेधा से इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। बचपन से इनकी रुचि साहित्य की ओर थी, साहित्य की ओर, अर्थात साहित्यिक ज्ञान बहुत अर्जित करना चाहते थे ये, और बचपन से ही उसकी ओर इनकी रुचि थी। इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। इंदु एक पत्रिका जो चलती थी, उनका संपादन भी इन्होंने किया है। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली है, इंदु पत्रिका से। तो पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद को कौन सी पत्रिका से पहचान मिली? इंदु पत्रिका। काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास एवं कहानी विधा में भी इन्होंने अपना कौशल दिखाया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है, ये आप पढ़ेंगे। जब आपको कवि परिचय पूछा जाएगा, कवि परिचय में आपसे यही पूछा जाएगा इनकी रचनाएं कौन सी थी, जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, ठीक है, और मुख्य रचनाओं के बारे में पूछा जाता है। इनकी भाषा क्या है? काव्य में इनकी जो रचनाएं वो हैं आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक और चित्राधार। तो छायावाद का जो समय है, छायावाद का समय माना जाता है 1918 से 1936 तक का समय है, और माना जाता है जयशंकर प्रसाद की जो पहली रचना है झरना, झरना को छायावाद की प्रथम रचना माना जाता है, जो 1918 के आसपास की है। ये इनकी प्रथम रचना थी। नाटक इनके थे दुर्गस्वामिनी, विशाखा, राजश्री, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और एक घूंट। उपन्यास भी इनके बहुत चर्चित रहे, कंकाल, तितली, इरावती। इरावती इनका एक अपूर्ण उपन्यास रहा जो पूर्ण ना हो सका। कहानी आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया और इंद्रजाल, ये इनकी कहानियाँ हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध रही और एक
मध्यम वर्ग को अच्छा संदेश देने वाली रही। निबंध इनका काव्य कला तथा अन्य निबंध के नाम से था। प्रसाद जी प्रतिभा की बहुमुखी थे, बहुमुखी प्रतिभा थी इनमें, अर्थात अनेक क्षेत्र में इनका बहुत ही अच्छा योगदान था। किंतु साहित्य के क्षेत्र में कवि एवं नाटककार के रूप में इनकी ख्याति विशेष है। साहित्य के क्षेत्र में कवि और नाटककार, इनके नाटक एक विशेष प्रसिद्धि लिए हुए हैं। इसकी छायावादी कवियों में ये अग्रगण्य हैं। छायावाद के जो कवि हैं, छायावाद के कवि रहे हैं 4, जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला और सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत हैं, इनको इनका विष्णु कहा जाता है छायावाद का, ब्रह्मा विष्णु और महेश। और एक होती है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं वो छायावाद में श्रेष्ठ काव्य में मानी जाती हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद की रचनाएं झरना है, लहर है, आंसू है, कामायनी। कामायनी की समय सीमा मानी जाती है 1935 के आसपास का समय। और इरावती इनका जो उपन्यास रहा अपूर्ण रहा। अपूर्ण रहने का कारण था कि इरावती उपन्यास इन्होंने 1936 ईस्वी के आरंभ किया था और 1937 में इनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए उपन्यास पूर्ण नहीं हो पाया। कामायनी इनका अनंतम काव्य ग्रंथ है, जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्य से की जाती है। कामायनी अनेक खंडों में है और उसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्य जो ग्रंथ हैं उनमें की जाती है। सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद की काव्य में मिलता है। मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का सजीव मौलिक वर्णन किया है। इन्होंने ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है। देखिए, ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का जो क्षेत्र है वो भी मिलता जुलता है। ब्रज भाषा हम अपने मथुरा के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि खड़ी बोली का क्षेत्र है वो दिल्ली और आगे की तरफ जाएंगे हम गाजियाबाद, सहारनपुर, ये सारा जो क्षेत्र आता है ये खड़ी बोली हिंदी जो आज हम पढ़ रहे हैं उसका क्षेत्र है। तो इन दोनों भाषाओं पर इनका क्या था, अधिकार था। और इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। संस्कृत निष्ठ अर्थात हिंदी जो इनकी खड़ी बोली है उसमें संस्कृत के जो तत्सम शब्द हैं उनको ज़्यादा देखा जाता है। 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को हिंदी साहित्य का ये अमर कवि सदा के लिए संसार से विदा हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। और ये इनके जीवन परिचय के बारे में है। अब पढ़ेंगे हम पाठ परिचय। पाठ परिचय में देखेंगे इनकी यहाँ पर जो कविता है प्रभो। प्रभो कविता में जयशंकर प्रसाद उनके स्फुट कविताओं के संग्रह कानन कुसुम से ली गई। कानन कुसुम इनका एक कविता संग्रह से ये है कि बहुत सी ऐसी कविताएं हैं जिनका एक जगह संग्रहित किया गया है, एक जगह उनको रखा गया है। तो कानन कुसुम में से ये लिया गया है। ईश्वर की स्तुति करते हुए कवि ने इनकी सर्वव्यापकता अर्थात ईश्वर का हर एक जगह होना, कण कण में ईश्वर का होना, सौंदर्य और शक्तिमत्ता का गुणगान किया है। कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान में ईश्वर का अनंत प्रसाद दृष्टिगत होता है। प्रत्येक उपादान प्रकृति में जो भी हम दिखाई देता है, पेड़ हैं, पौधे हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, झरने हैं, सागर हैं, जो भी हैं, हर एक जगह ईश्वर क्या है, विद्यमान है। चंद्र किरणें ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त करती है कि ईश्वर का जो प्रकाश है वो चंद्रमा की किरणें बता रही हैं, को किसका प्रकाश है, ईश्वर का प्रकाश है। सागर की उताल तरंगें यानी लगातार उठने और गिरने वाली जो तरंगें हैं उसकी स्तुति कर रही हैं, उनका गुणगान कर रही हैं। चंद्रिका उनकी मुस्कान को, चंद्रिका अर्थात चांद की जो चंद्रिका है, चांदनी है, वो उनकी मुस्कान को बतलाती है हमें। तथा नदियों का कलकल निनाद यानी कि उनके जो गूंज है वो उसके आह्लाद को व्यक्त करती है कि ईश्वर की आह्लाद आवाज़ क्या है। वस्तुतः प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त भव्य रूप को प्रकाशित करने वाला ईश्वर ही है। ईश्वर की कृपा होने पर ही मनुष्य के समस्त मनोरथ यानी कि मन की जो इच्छाएं हैं, मन में जो इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, वो सब क्या होती हैं, पूर्ण होती हैं। खड़ी बोली हिंदी में रचित है यह कविता प्रसाद जी की भाव व्यक्ति का सुंदर उदाहरण है। खड़ी बोली हिंदी, मैंने अभी आपको बताया था, ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का क्षेत्र क्या है, आसपास से दोनों की सीमाएं लगती हैं। तो खड़ी बोली है उसका जो क्षेत्र दिल्ली के आसपास का है। और इन्होंने इन दोनों भाषाओं को ही क्या माना है, अपने साहित्य की भाषाएं माना है। तत्समयी अर्थात संस्कृत के शब्दों का इनकी जो खड़ी बोली भाषा है उसमें ज़्यादा प्रयोग है। और गंभीर भाषा ने कविता को अद्भुत अभिव्यंजना सौष्ठव से युक्त कर दिया है। लयात्मकता यानी कविता क्या है, लय युक्त है, लय के साथ उसको गाया जा सकता है। सरसता यानी कि समान रूप से हर एक जगह पे शब्दों का प्रयोग है। मौलिकता है कि नए नए शब्द इसमें लिए गए हैं। इस दृष्टि से यह कविता उत्तम कोटि की हमें पहचान होती है इसकी, कि कविता कैसी है, उत्तम कोटि की है। प्रभो कविता को हम पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं कवि जयशंकर प्रसाद का परिचय।
तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, परिचय से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि एक कवि होगा और एक कोई लेखक होगा। तो हो सकता है जयशंकर प्रसाद का अगर कवि परिचय पूछा जाए तो आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ, इनके पिता का नाम क्या था, मृत्यु कब हुई। ठीक है, छायावाद के जो मुख्य अग्रगण्य कवि हुए हैं उनमें इनका कौन सा स्थान है, इनकी कौन कौन सी रचनाएं जो इनके प्रसिद्ध हैं, इनके नाटक, इनका कौन सा नाटक है जो अपूर्ण रहा, ये सब बातें आपको ज़रूर लिखनी होंगी, तभी आपको अच्छे से कवि परिचय के नंबर मिल पाएंगे। तो आप लगातार ऐसे पढ़ते रहिए। कोरोना वायरस का जब तक अंत नहीं होता है तब तक हम अपने घरों में रहेंगे, घर में रहकर पढ़ाई करेंगे, और विद्यालय परिवार आपके लिए हमेशा ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से लगातार पढ़ाई करते रहें। आप पढ़ते रहें, जो भी कोई समस्या आप हमें बताएं उसका समाधान होगा। लगातार पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।